जय हिंद एवरीवन, मैं मोहित शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का कुआं एकेडमी के डिफेंस चैनल पे। और आज की वीडियो में हम बेसिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं 50 क्वेश्चंस जीके के रिलेटेड। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है एओसी का एग्जाम बहुत ही नजदीक है। तो जैसे जैसे एओसी का एग्जाम आते जा रहा है, वी आर गोइंग टू कवर डे बाय डे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एओसी। तो एओसी के जितने भी क्वेश्चन को हम कवर कर सकें, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है पेपर के लिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। चलो ठीक भाई, हम बात कर रहे हैं हु वाज द किंग कलिंग ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। ठीक है, तो कलिंगा का जो राजा था किसके टाइम पे? मौर्यन पीरियड के टाइम पे। वो बेसिकली कौन था? खारवेल। ठीक है, खारवेल वाज द किंग ड्यूरिंग द कलिंग, खारवेल वाज द किंग ऑफ कलिंगा ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मौर्यंस। ओके, नाउ इफ आई मूव टू द, आपको पता होगा कलिंग का एक युद्ध बड़ा फेमस युद्ध हुआ था, जिसके अंदर अशोक ने उस युद्ध के बाद ये सोचा था कि भाई अब बहुत ही ज्यादा लोग मार दिए हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। एट द एंड उसको रियलाइज हुआ कि मैं इतने लोग मार दिए, अब राज किस पे करूं। तो वो थोड़ा डिप्रेशन में चला गया था उस चीज को लेकर। उसके बाद उसने, आपको होमवर्क ये है पता करना है कि आपको उसके बाद अशोक ने जैन धर्म अपनाया था या बौद्ध धर्म अपनाया था, किस धर्म की तरफ वो आगे बढ़ चुका था। कोई एक धर्म इसमें उसने फॉलो किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ सी रूट। भाई सी रूट समुद्र के सहारे, देखो भारत को खोजने वाले लोग, कुछ लोग बोलते हैं वास्को डिगामा है, पर भारत को खोजने वाले वास्को डिगामा नहीं है। भारत तक पहुंचने के लिए जो समुद्र से रास्ता है, उस रास्ते को खोजने वाले वास्को डिगामा है। जैसे कि अमेरिका के समुद्र वाले रास्ते को खोजने के लिए कोलंबस एक जगह। आपको आज एक अनोखी बात बताता हूं कि वास्को डिगामा निकले थे अमेरिका खोजने और कोलंबस निकले थे भारत खोजने, दोनों ऐसे बदल गए। ठीक है, और इसका रीजन था मध्य रेखा, इक्वेटर, क्योंकि बार्थोलोमे ड्यूज पहले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने मध्य रेखा को पार किया था। मध्य रेखा को पार करना आसान नहीं है, बिकॉज वहां पर डोल्ड्रम की सिचुएशन बनती है। ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है भैया, द ट्रीटी ऑफ श्रृंगपट्टनम वॉज साइंड बिटवीन द कॉर्नवेलिस एंड हुम? दैट इज चांद बेबी। इन दोनों के बीच में एक संधि हुई थी, ट्रीटी साइन की गई थी, और वो संधि किस किस के बीच में थी? लॉर्ड कॉर्नवेलिस। तो पता करना था हु वाज लॉर्ड कॉर्नवेलिस। गवर्नर जनरल था या बंगाल का वाइस, बेसिकली जनरल था या वाइस रॉय था, पता करना। जैसा कि मैं अभी अशोक के बारे में बात कर रहा था, तो अशोक का बात आ गया। इन विच ईयर डिड अशोक कंक्यूर कलिंगा? कलिंगा पर अशोक ने विजय कब पाई? तो उसका राइट आंसर क्या है? 261 बीसी के अंदर। 261 बीसी के अंदर कलिंगा पर अशोक ने विजय पाई, और इसके बाद अशोका ने बौद्ध धर्म को अपनाने की तरफ आगे बढ़ चला। ठीक है, इसके बाद मैं आगे चलता हूं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, व्हाट इज द फियर ऑफ कॉल्ड, व्हाट इज द फियर ऑफ बुक्स? यानी कि जिनको किताबों से डर लगता है देखकर। आप में से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो किताबों से देख के डर जाते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे, हम वो नहीं कर पाएंगे, हम इस तरीके से नहीं कर पाएंगे। ओवरऑल दैट इज कॉल्ड बिब्लियोफोबिया। बिब्लियोफोबिया। ठीक है, फोबिया माने किसी भी चीज का डर। ठीक है, तो बिब्लियोफोबिया ऐसा डर जो हमें किसका डर है? किताबों का, यानी कि बुक्स का जो डर है। वॉट इट। इसके बाद हम चलते हैं बेसिकली अभी एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कौन बताएगा? हाँ जी, भारत का नहीं, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कौन सा है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और कहां पर है वो? गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। कौन सी नदी पे? नर्मदा नदी पे। अच्छा, पश्चिम की तरफ बहने वाली नर्मदा से ये बताओ 2 रिवर। पश्चिम की तरफ बहने वाली 2 रिवर, जल्दी बताओ। नर्मदा और ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती कौन कौन सी रेंजेस के बीच में आती हैं? कौन कौन सी रेंजेस के बीच में आती हैं? जल्दी। सतपुरा और विंध्यांचल, बेसिकली विंध्यांचल रेंज। ठीक है, सतपुरा और विंध्यांचल रेंज। 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। गंगा का स्टार्टिंग कहां से हो रही है? गंगोत्री से।
गंगोत्री कौन से हिमालय के अंदर आ रही है? गंगोत्री कौन से के अंदर, हिमालय के अंदर आ रही है? जल्दी बताओ। मिडिल हिमालय। खैर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां है? देखा है न्यूयॉर्क के अंदर ऐसे करके वो खड़ा होता है एक पुस्तक लेके हाथ में, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। पहले वो बहुत ऊंचा था, अभी जी हाँ बिल्कुल यही सेम वन, तो वो अमेरिका में, यूएसए में। थोड़ा गलत था, उसको चेंज कर लीजिएगा फ्रांस को। हाउस ऑफ लॉर्ड इज द नेम ऑफ अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। भाई हाउस ऑफ द लॉर्ड पार्लियामेंट के अंदर, जो जैसे हमारे यहाँ दो हाउस होते हैं, देखो पार्लियामेंट का पूछ सकता है, ब्रिटेन में होता है। हाउस ऑफ लॉर्ड का होता है अपर हाउस, ब्रिटेन में। भारत के अंदर अपर हाउस को राज्यसभा कहते हैं और लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं, है ना। और हाउस ऑफ द पीपल, जनता का हाउस जो बोला जाता है, वो भी लोकसभा होती है ना। और परमानेंट हाउस जो कभी खत्म नहीं होने वाले, डिसॉल्व नहीं होगा, राज्यसभा जी। व्हाट इज द बिगेस्ट स्टार इन अवर सोलर सिस्टम? सीरियस, चलिए तो आसानी से कर सकते हो। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन, ये क्वेश्चन क्लास 6 का क्वेश्चन है, 6ठी क्लास में जी के में आने वाले क्वेश्चन है। जॉर्ज वॉशिंगटन, ठीक है, जॉर्ज वॉशिंगटन। स्पाइरल, अब इसका शेप ऑफ द गैलेक्सी स्पाइरल है, समझ रहे हो। अब स्पाइरल कैसे, ये पूछोगे, मैं बता देता हूं। देखो गैलेक्सी तुमने देखा है, ये सूरज है और सूरज के चक्कर लगा रही है पृथ्वी, कुछ इस तरीके से, सही बात है, ऐसे ही हो रहा है। ठीक, अब पता है किस तरीके से सूरज भी मूव करता है और पृथ्वी भी मूव कर रही है। सूरज यूं जा रहा है और पृथ्वी भी यूं जा रही है, और पृथ्वी इसके यूं चक्कर लगाती हुई जा रही है। समझ रहे हो, सूरज सीधा जा रहा है यूं और पृथ्वी यूं चक्कर लगाते जा रही है। तो क्या स्पाइरल शेप नहीं आ रही? आ रही है, नहीं आ रही? तो स्पाइरल शेप होती है। पर पृथ्वी की शेप अगर पूछ ले तो वो कैसी होगी? जियोइड, जियोइड, अंडाकार। When was the first aeroplane was used in war? अक्टूबर 1911, अक्टूबर 1911 में पहली बार प्लेन यूज किया गया था। This type of seismic waves move to the fastest। देखो P waves होती हैं, S waves होती हैं और L waves होती हैं। इसमें सबसे ज्यादा तेजी से जाने वाली वेव्स जो होती हैं वो होती है P waves। अब जो वेव तेजी से जा रही है, बहुत तेजी से, वो असर ज्यादा खतरनाक करेगी, जो धीरे धीरे आ रही है वो खतरनाक ज्यादा असर करेगी। पक्का, श्योर। हो सकता है जो धीरे धीरे आ रही हो वो बहुत ज्यादा बड़ी वेव आ रही हो, इसलिए धीरे धीरे आ रही है। सबसे खतरनाक वेव इनमें कौन सी वेव है? तो एग्जैक्टली यहां पूछा गया जो सबसे तेज मूव करती है वो कौन सी है? पी वेव। इसके बाद पूछते हैं जरा, चांद बीबी वाज द रूलर ऑफ द प्लेस। अभी जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, अहमदनगर, कहां पर है ये पता करके आना, ठीक है। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन 1789। फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1789 में, यानी कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत सन 1789 में हुई थी। Who acts as the interface between the user and the computer? ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई हमारे बीच में और कंप्यूटर के बीच में जो बैठा हुआ है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही हम काम करते हैं। कहते हैं ना विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो विंडो अगर कंप्यूटर के अंदर नहीं होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे कंप्यूटर पे। तो हम कमांड कैसे देते हैं, और वो कमांड को समझना और उस कमांड को उस कंप्यूटर पे डालना, वो काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है, मधुमलाई नेशनल पार्क कहां पर है? तमिलनाडु।
K2 ये मैंने कल ही पढ़ा रहा था, कल देखा भी होगा, वीडियो डाली थी मैंने उसमें। और 8000 कितनी है? 611। देखो अगर मैं माउंट एवरेस्ट की बात करूं, 8,848 मीटर। और अगर मैं भारत में इसकी एवरेज लंबाई की बात करूं तो 6100 है ना। तो कायदे में भारत में माउंट एवरेस्ट बड़ा तो हुआ नहीं, तो भारत में K2 की जो हाइट है वो है 8,611, इसीलिए भारत के अंदर K2 जो है वो सबसे ऊंचा है और विश्व में दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, K2 का दूसरा नाम गॉडविन ऑस्ट्रियन है। K2 का दूसरा नाम गॉडविन ऑस्ट्रियन है। और ये हिमालय में, ट्रांस हिमालय में काराकोरम रेंज पे आता है। ट्रांस हिमालय कैसे? ये कश्मीर है, कश्मीर से यहां से ट्रांस हिमालय यहां तक होता है बेसिकली। इसके अंदर 3 रेंजेस आती हैं, काराकोरम रेंज, दूसरी क्या है तुम्हारी लद्दाख रेंज, और तीसरी कौन सी है? जास्कर रेंज। सबसे ऊंची वाली जो रेंज है काराकोरम रेंज, जो यहां से बेसिकली यहां से होके जाती है और यहीं पे K2 है और इसी के ऊपर से जा रही है इस जगह से। ठीक है, चलिए। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू द हेल्थ? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपका होमवर्क है ये, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? और एक और होमवर्क दे रहा हूं, यूएन की स्थापना कब हुई थी? यूएन के पीस कीपिंग मिशन हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी उसकी स्थापना, बस पता करके आना 46 में हुई थी या 45 में हुई थी, ये आपका होमवर्क है। जी हाँ बिल्कुल, 1945 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का जो नाम था, जो दिया था, वो शहीद भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, यानी कि सरदार भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने बोला? सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो? गांधी जी। जी बिल्कुल, बहुत तगड़ा वाला खेल है इस करो या मरो के पीछे, किसी दिन होगी क्लास जब समझाऊंगा। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और इनका काम था कि उसके यहाँ पर कमेटी में जितने भी उस टाइम पे, जब संविधान सभा बनी थी, संवैधानिक सभा के टाइम पे 389 लोग थे और 389 लोगों की अलग अलग बातें थी, और उन अलग अलग बातों को एक साथ एक माला में पिरोने का काम भीमराव अंबेडकर काम था, जो सबसे मुश्किल काम था। इस कमेटी के अंदर 7 लोग थे और 7 में से कुछ मृत्यु हुई थी, कुछ उन्होंने रिप्लेस करा था। सबके नाम पढ़ के जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और इसमें कुछ मुस्लिम लोग भी थे, कुछ हिंदू भी लोग थे, पता करके जाना। संविधान के स्टार्टिंग में 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 आर्टिकल। अभी 25 भाग, 12 अनुसूची और 400 आर्टिकल। What is the highest place in the 3-level पंचायती राज सिस्टम? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। जी हाँ बिल्कुल, जिला परिषद। अभी चुनाव किसके हुए हैं? जिला परिषद के हुए हैं क्या? पता करना। सुनो सुनो सुनो, व्हाट इज द नेम ऑफ करेंसी ऑफ श्रीलंका? श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका की करेंसी का जो नेम है, श्रीलंका की करेंसी का जो नेम है वो श्रीलंकन रुपी है। क्या है? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है, मेरा इसका क्वेश्चन ये है सॉरी, कि जब फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक है, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, समझ रहे हो, उससे पहले क्या होता था? मैं क्या बोल रहा हूं, ये क्या है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उससे पहले होता था गवर्नर ऑफ बंगाल या फिर वॉइस रॉय। वॉइस रॉय तो सबसे एंड में बने, है ना, वॉइस रॉय तो सबसे एंड में बने। गवर्नर जनरल ऑफ सबसे पहले कौन आए? गवर्नर। फिर आए गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ ये, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, फिर इंडिया के बाद फिर वाइस रॉय बना,
तो इससे पहले जो गवर्नर रह चुके हैं, जो गवर्नर जनरल रह चुके हैं, जो वाइस रॉय आए हैं, सबके नाम याद करना। जैसे कि कल मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था, इसके अंदर मैंने बताई थी कि जो पहले हमारे लास्ट हमारे वाइस रॉय थे उनका नाम माउंट बैटन था, ठीक है, मिस्टर माउंट बैटन। तो यू हैव टू रिमेंबर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। ग्रेविटेशन का जो आज तक पढ़ते हैं बच्चे बड़े परेशान हैं न्यूटन से, शेर इसके सिर पर सेब क्या करा, इसने दूसरों के सिर फाड़ दिए, है ना, फिजिक्स बना दी इसने एक सेब से। बाकी रविंद्रनाथ टैगोर, भारत ऐसे पहले भारतीय जिनको क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार। द्रोणाचार्य अवार्ड रिलेटेड टू द बेस्ट कोच इन स्पोर्ट्स और गेम। भाई द्रोणाचार्य टीचर थे, तो जो वो एक तरीके से बेसिकली ज्ञान देने वाले, अर्जुन पांडव जितने पांडव थे कौरव, इनको टीचिंग दी थी उन्होंने। तो द्रोणाचार्य का इसीलिए अवार्ड जो है कोच को दिया जाता है, जो अपने स्टूडेंट्स कैडेट्स को बेस्ट कोचिंग देते हैं, शिक्षक को बेसिकली, कोच को। खुजराहो, खुजराहो टेम्पल की एक खासियत है, इतिहास है हमारे भारत का वहां पर खुजराहो में। भारत का बहुत ही प्राचीन इतिहास है, जो उस पर वॉल्स पर पेंटिंग बनी हुई है खुजराहो के अंदर। तो वो बेसिकली कहां पर है, मध्य प्रदेश में। कहां पर है, मध्य प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर चलता हूं, पृथ्वी की कोई नेचुरल सैटेलाइट है? जी हाँ, मून। ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसकी सबसे ज्यादा सैटेलाइट है? सैटर्न। सैटर्न, ठीक है, सबसे ज्यादा सैटेलाइट सैटर्न, सबसे ज्यादा रिंग सैटर्न। पता करके आना। गांधी, हु प्लेड गांधीज रोल इन फिल्म गांधी? बैन किंग्सले। बैन किंग्सले। टीचर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 5 सितंबर। और चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर, ठीक है। टीचर्स डे करा जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर, और जो चिल्ड्रंस डे है वो नेहरू जी के जन्मदिन पर। और हम बता रहे हैं अब न्यूक्लियर बम को ड्रॉप किया गया था जापान में 1945 में। इसी के बाद यूएन पीस कीपिंग मिशन जो था, एक यूएन ऑर्गेनाइजेशन थी, उसकी स्थापना हुई थी और हिरोशिमा नागासाकी पे यह बम गिराया गया था। क्लमसी नागल डैम जो है किस नदी पे स्थित है? सतलज। और सतलज किसका पार्ट है? इंडस रिवर सिस्टम का। सिंधु रिवर घाटी से जो आ रही है, बेसिकली नदियां बहती आ रही है ओवरऑल, 5 नदियां, पंच नदी जो आती है पंजाब में जाकर जो पंचमुख बनाती है, याद है, उसका पार्ट है सतलज के बारे में। इंडिया नेशनल फ्लावर, भारत का राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है? वेजिटेबल, पंपकिन, कद्दू, हाँ, मिठाई जलेबी। धनराज पिल्लाई, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। ऐसा माना जाता था रेल की पटरी होती ना, उस पटरी पे हॉकी को लेके, स्टिक को लेके और प्रैक्टिस करते थे। और रेल की पटरी पे भाई साहब दूरियों तक, काफी काफी दूर तक उसी हॉकी की बॉल को बिना गिराए यूं ले जाते थे। ऐसा लोग बोलते थे कि उसकी हॉकी में मैग्नेट था, उसकी हॉकी से बॉल चिपक जाती थी, जादू बोला जाता था उसको, जादूगर। और वो मैग्नेट नहीं, उस बंदे ने एक बात बोली थी कि मैंने कोई भी चीज ना एक एक बार प्रैक्टिस नहीं करी है, मैंने एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस किया है, इसीलिए शायद लोगों को लगता है मैं परफेक्शनिस्ट। और वैसे ये वाली बात सच है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, पेपर की प्रैक्टिस करो, तुम भी राइट हो जाओगे भैया। इन यूनाइटेड नेशन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ हाउ मेनी परमानेंट मेंबर? 5। और इन 5 के पास क्या उनसी पावर होती है? वीटो। क्या चाइना इसका पार्ट है? हाँ। भारत नहीं है, भारत की बात हुई थी पर भारत को नहीं लिया गया। अमेरिका इसका पार्ट है? अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस। पता कर क्या ना कौन सा 5? ब्राजील है? ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन आज के टाइम पर कहां पर? सिंधु घाटी सभ्यता पाकिस्तान में। ऐसी बात नहीं है, कुछ हिस्सा आज भी भारत में है।
है ना। कुछ हिस्सा आज भी भारत में, सिंधु घाटी सभ्यता का, हड़प्पा सिविलाइजेशन ऐसे बोलते हैं। हाँ, पर इंडस वैली की हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में, सिंधु घाटी पूरी की पूरी सभ्यता पाकिस्तान में नहीं है। क्या? नीचे की तरफ है। हाँ, मैं कहता हूं सिंधु घाटी सभ्यता है पर पूरी की पूरी वो नहीं है। ठीक। विच टाइप ऑफ टैक्सेस वर कलेक्टेड इन साउथ इंडिया पर्टिकुलरली फॉर द मराठा एम्पायर ड्यूरिंग द मेडिवल टाइम्स? चौथ एंड सरदेशमुखी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौथ और सरदेशमुखी। इसे पढ़ के जाना एक बार, जरा इसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना। चौथ और सरदेश, पूरी, अभी इतना टाइम नहीं है पूरी क्लास में पूरी वीडियो को एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूं, पर चौथ और सरदेशमुखी मराठाओं के द्वारा लिया जाता था, जिसकी वजह से मराठाओं में दिक्कत आने लगी थी। भाई तुम अपने लोगों से ले रहे हो, जो किनारे पे रह रहा है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, फिर ये सिक्योरिटी के बाद फिर उसके साथ वही है, मतलब ओवरऑल लूटने वाला सिस्टम था। तो मराठाओं ने कई चीजें, ऐसी बात नहीं सारी चीजें सही करी है, बहुत सारी चीजें गलत करी है। मराठाओं की एक इतिहास हो रहा है, मराठा आपस में लड़के मरे हैं सारे के सारे। अगर मराठा एक हो जाते और ये कुछ लोग एक हो जाते तो क्या कोई और राजा या साम्राज्य, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं टिक पाए। शिवाजी जैसे भी लोग थे हमारे देश में जिन्होंने इस भारत को अखंड कर दिया, एक कर दिया, ठीक है। तो कुछ ऐसे महान वीर भी रहे हैं हमारे देश में, पर हर एक के अंदर एक कमियां रहती हैं, हर एक समुदाय के अंदर कुछ कमियां होती हैं, और कुछ कमियां, उन कमियों के कारण ही वो समुदाय बदनाम होता है बेसिकली। अगर मैं बात करूं इसके बारे में, बुदान मूवमेंट के बारे में, दैट इज विनोबा भावे, विनोबा भावे, बुदान आंदोलन, ठीक है। इसके बारे में बात करूं अगला, लॉर्ड मैक्यूले, मतलब हु इंट्रोड्यूस इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? लॉर्ड मैक्यू। और आपको जानकर बड़ा अजीब लगेगा, ये क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम में पूछा है। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था, पागलों की तरह 6-6 घंटे दौड़ा करता था ये, और 6-6 घंटे दौड़ने के बाद ये गिर जाया करता था, बेहोश हो जाया करता था, पर हार नहीं मानी। ऐसे ही मिल्खा सिंह नहीं बना। मिल्खा सिंह को मिल्खा सिंह बनने के पीछे न जाने कितनी चीजें बदनाम हुई हैं। जो नाम इतिहास में रचे जा चुके हैं ना, उनको बदलने वाला कोई नहीं, चाहे कोई कितना भी बड़ा आ जाए। लेमन एंड मैंगोज, कौन सी विटामिन पाई जाती है? आज एक बात पता करके आना, क्या नींबू सच में नींबू ही है या नींबू को बनाया गया? पता है ऐसे बहुत सारे फल हैं बेसिकली जिनको बनाया गया जो थे नहीं। जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, सीरियस मत लेना, एग्जांपल ले रहा हूं। संतरा लिया, अब मैंने संतरा लिया, नींबू लिया, इन दोनों के बीच को मिला दिया और एक नया फल बना दिया। पता करना, ऐसा ना जाने कितने फल है, क्या पता संतरा ही खुद ऐसा फल हो, क्या पता नींबू ही खुद एक ऐसा फल हो जो दो चीजों से मिलकर बना हो। इनके बीजों को लेकर साइंटिफिक ने रिसर्च करके उनसे बनाया, उनसे फॉर्मेशन ऑफ नए बीज आए। जैसे आज के टाइम पर बहुत कुछ होता है। अर्थ पूरा अपना एक चक्कर 365 दिन 6 घंटे का टाइम लेती है पूरा एक साल को। 5 घंटे समथिंग 52-54 मिनट, पर ओवरऑल 6 घंटे मान लो अप्रोक्सीमेटली। तो 6 घंटे मिल मिलकर ये एक साल बना देते हैं, 4 साल बाद। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, और जो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था वो भी कहां हुआ था? 1857 का मेरठ में, सिपाही म्यूटनी, ठीक है। सिपाही म्यूटनी का उस टाइम पे लीडर कौन था? मंगल पांडे। कौन था? मंगल पांडे। अगर मैं बात करूं सौरभ घोषाल कौन से स्पोर्ट्स रिलेटेड है? स्क्वैश से। किससे? स्क्वैश। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज नागालैंड। इससे नागालैंड से एक बात याद करना, जब भी स्टेट्स का क्वेश्चन आए तो ऊपर अरुणाचल प्रदेश, नीचे नागालैंड, इधर मणिपुर, इधर मिजोरम, इधर त्रिपुरा, इधर मेघालय, इस तरीके से होते हैं, ठीक है। इधर तुम्हारा यहाँ पूरे में असम हो गया, असम की बाउंड्री लगभग सबसे टच होगी। इधर तुम्हारा सिक्किम हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो गए। इधर आओगे तो नीचे कौन सा हो गया? वेस्ट बंगाल के इधर आ जाओगे तो कौन सा होगा? उड़ीसा से नीचे चले जाओगे तो कौन सा मिल जाएगा? छत्तीसगढ़ तो साइड में। इधर से देखोगे ऊपर तो लद्दाख के साइड में जम्मू कश्मीर। इधर नीचे आओगे तो हिमाचल प्रदेश। इधर आओगे तो कौन सा? पंजाब के नीचे, अरे पंजाब के साइड में हरियाणा है, और यहां बीच में दिल्ली है। फिर
और यहां नीचे इधर है राजस्थान, राजस्थान के नीचे गुजरात, और गुजरात के नीचे आओगे तो गुजरात के नीचे भाई यहां गुजरात है, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र नहीं है या मध्य प्रदेश है? पहले मध्य प्रदेश साइड में, महाराष्ट्र नीचे, इधर गोवा है और इधर कर्नाटक है, इधर केरल है, केरल के साइड में तमिलनाडु, तमिलनाडु से बटा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से कट गया तेलंगाना, और तेलंगाना से ऊपर गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के ऊपर गया बिहार, बिहार से पहले आ गया झारखंड, झारखंड के ऊपर बिहार, बिहार के बराबर में यूपी, यूपी के जस्ट बराबर में उत्तराखंड, उत्तराखंड के ऊपर साइड में हिमाचल प्रदेश। ये भारत के सारे स्टेट कैपिटल। ईवीएम मशीन 2003 के इलेक्शन में फर्स्ट टाइम इसका इस्तेमाल किया गया। आज विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कॉपर इन द वर्ल्ड? चिल्ले। अब चिल्ले का तुमने क्लास 9वीं या 10वीं की किताबों में पढ़ा होगा इसका, चिल्ले के बारे में। तो जिस तरीके से हमने ओवरऑल आज 50 क्वेश्चन करे, इन 50 क्वेश्चन के साथ कुछ 50 इंपोर्टेंट चीजें, कुछ होमवर्क दिया है, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है आने वाले एओसी के एग्जाम के लिए। और आप इन वीडियोस को देखते रहिए, और भी इंपोर्टेंट वीडियोस है जो हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं। बाकी आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सभी को भारत माता की जय।